सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर का एक एग्जाम्पल किया था और हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हमें दो बैलेंस शीट रेडी करना है, गुडविल निकालना है, उसी दिन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, फिर P&L कंसोलिडेट करना है, फिर क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, फिर बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना है, किसमें क्या क्या काम करना मैंने आपको समझाया था। तो आज वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का पहला टॉपिक है लॉसेस रिपोर्टेड बाय एक मिनट, हाँ जी। सो आज हम लोगों का टॉपिक है लॉसेस या लॉस रिपोर्टेड बाय द सब्सिडरी। अब देखो, सब्सिडरी अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसका हिस्सा माइनॉरिटी को भी मिलता है और होल्डिंग को भी मिलता है। अगर होल्डिंग इज होल्डिंग से 80% स्टेक, माइनॉरिटी को 20% स्टेक है, तो सब्सिडरी का जितना प्रॉफिट रहता है 80% होल्डिंग को मिलता है, 20% माइनॉरिटी को मिलता है। तो सिमिलरली जब लॉस भी होता है ना, तो वो भी वैसे ही डिवाइड होता है 80% 20% में। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर माइनॉरिटी को जब आप शेयर ऑफ लॉस देते हो और उसके कारण माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर 0 हो जाता है तो 0 से नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को और नहीं लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस है 40 लाख बैलेंस, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस बोलते हो ना, वो 40 लाख है, और सब्सिडरी कंपनी को करंट ईयर में 250 लाख रुपीस का लॉस हो गया और उसका 20% माइनॉरिटी का है, तो माइनॉरिटी का हिस्सा 50 लाख का हुआ लॉस का, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो खाली 40 लाख है, 50 लाख का लॉस उसको देंगे तो वो तो 0 से नीचे चला जाएगा। तो बोला जाता है कि माइनॉरिटी को 0 से आगे और लॉस दिया नहीं जाएगा। माइनॉरिटी का लॉस विल बी लिमिटेड टू दी बैलेंस इन दी माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बियॉन्ड लॉस माइनॉरिटी को देने का नहीं है। तो अगर माइनॉरिटी के हिस्से का 50 का लॉस है, 40 उसको दे दो, और 10 का जो लॉस माइनॉरिटी नहीं लिया या हमने माइनॉरिटी को एज पर एज 21 नहीं दिया, वो लॉस मेजॉरिटी यानी होल्डिंग कंपनी के P&L में चला जाएगा। मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। होल्डिंग कंपनी उसको बियर करेगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसके बाद भी अगर लॉस हुआ तो माइनॉरिटी तो जो ऑलरेडी 0 है तो होल्डिंग कंपनी सारा लॉस ले लेगा। बाद में अगर सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो होल्डिंग कंपनी पूरा प्रॉफिट सब्सिडरी का ले लेगा, माइनॉरिटी को नहीं देगा, टिल द पोर्शन दैट होल्डिंग कंपनी हैज बॉर्न। जितना लॉस होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी का बियर किया है पहले वो रिकवर कर लेगा, उसके बाद का प्रॉफिट ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये 10 का लॉस माइनॉरिटी का होल्डिंग ने बियर किया, अब अगले बार मान लो सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट हुआ मान लो 200 लाख का, या चलो एक बार छोटा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट हुआ मान लो 40 लाख का, तो 40 लाख का 20% माइनॉरिटी का 8 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। हम लोग माइनॉरिटी को प्रॉफिट नहीं देंगे, पहले अपना लॉस रिकवर करेंगे। हम जो उसका लॉस बियर नहीं किए थे क्या 10 लाख, वो हम लोग रिकवर करेंगे। तो पूरा 40 लाख का प्रॉफिट होल्डिंग खुद ले लेगा, अपना भी 32 लाख और माइनॉरिटी के हिस्से का 8 लाख भी होल्डिंग ले लेगा, क्योंकि माइनॉरिटी का 10 लाख पहले लॉस होल्डिंग ने बियर किया था। फिर उसके बाद भी 2 लाख का लॉस रिकवर करना है, तो मान लो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी को मान लो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ या 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 30 लाख में से 6 लाख माइनॉरिटी का है, इस 6 में से माइनॉरिटी को 4 ही देंगे, 2 हम लोग ले लेंगे और अपना 30 लाख का 80% 24 लाख लेंगे ही, माने 24 + 2 26 लाख हम लोग लेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 4 लाख दे देंगे। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पूरा लॉस हम लोग रिकवर कर लिए। जो लॉस माइनॉरिटी का हम लोग बियर थे, हम लोग बियर किए थे, हम लोग रिकवर कर लिए। अब उसके बाद जब भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, होल्डिंग माइनॉरिटी में नॉर्मली डिवाइड होता जाएगा। तो कहानी का जिसको बोलते हैं नेट में स्टोरी यही है कि अगर लॉस रिपोर्टेड बाय सब्सिडरी को मैं रीड करूं तो शेयर ऑफ लॉस ऑफ माइनॉरिटी विल बी गिवन टू माइनॉरिटी टिल द बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकम्स 0। ट्रांसफर सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ माइनॉरिटी टू द होल्डिंग कंपनी। Subsequently, when subsidiary reports profit, entire profit will go to holding to the extent that the holding recovers the loss of minority borne by it. So ये टोटल स्टोरी लाइन है लॉसेस रिपोर्टेड बाय सब्सिडरी का। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लिखता है A Limited acquired 70% equity share in B on 1/4/21 at a cost of 10 lakh.
उस दिन बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपया है, रिजर्व सरप्लस में 80,000 है। अगर हम बोले तो इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 10,80,000 है। हम लोग इसका 70% स्टेक खरीदे हैं, तो 1080 का अगर हम 70% निकाल लेते हैं तो वो आता है 756। इस 756 के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है 10 लाख रुपीस, तो 244,000 रुपीस का गुडविल है। ये पहला एपिसोड कंप्लीट। सेकेंड एपिसोड, ये जो 10,80,000 है जो आपको सिखाया था वही स्टेप वापस से, ये जो 10,80,000 इसका 70% हम लोग खरीदे हैं, तो 30% माइनॉरिटी के पास है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस हो जाएगा 1080 इंटू 30% विच इज 324। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा 324। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखता है इन 4 consecutive years B Limited fared badly and suffered losses of 250, 4 lakh, 5 lakh and 120 respectively. Thereafter from 25-26, in 25-26 it experienced a turnaround and registered an annual profit of 50,000, and in the next 2 years the profit was 1 lakh and 150. शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम गुडविल है बेटा, कई बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ रहता है, गुडविल का दूसरा नाम है गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। तो गुडविल तो 2,44,000 जो आपके सामने मैंने रखा, वर्किंग नोट दिखा दूंगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हर साल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि इतना सारा लॉस हुआ है, लॉस माइनॉरिटी को भी देना है, जीरो से नीचे माइनॉरिटी को नहीं लेकर के जाना है, वो वाला फिर हिस्सा का लॉस जो माइनॉरिटी नहीं बियर किया वो होल्डिंग को देना है। बाद में जब सब्सिडरी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पूरा होल्डिंग ले लेगा, माइनॉरिटी को नहीं देगा जब तक वो अपना हिस्सा का लॉस रिकवर नहीं कर ले। तो ये सारा स्टोरी हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू से करके दिखाते हैं। तो आइए पहले गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है, ये एक जीरो कम है बच्चों, यहाँ 10 लाख रुपया है। प्रोपोर्शनेट इक्विटी 1080 का 70% 756, गुडविल 244, और ये हर साल का गुडविल 244 रहता है, ये गुडविल बदलता नहीं है, और इस गुडविल को अमोटाइज भी किया नहीं जाता। जैसे अमलगमेशन में गुडविल को आप अमोटाइज करते हो, ये वाला गुडविल अमोटाइज भी नहीं होता। आगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आप देखोगे वो 1421, डेट वेट थोड़ा सा माफ करना, 3,24,000 है। अब इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मूवमेंट हर साल के प्रॉफिट लॉस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो आप देखो हर साल का प्रॉफिट लॉस में ये फिगर है प्रॉफिट लॉस का, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 120, 50, 1 लाख एंड 150। मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा। तो पहले 2,50,000 का माइनॉरिटी को 30% लॉस मिलेगा, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1421 को था 324, ये रहा 324। अब उसको हिस्सा मिला लॉस का 75,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बैलेंस बचा हुआ, तो लॉस दे दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर स्टार्ट करो 249। अब सब्सिडरी कंपनी को लॉस हुआ था 4 लाख का, तो 4 लाख का 30% इसको 120 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 120 इज वेल बिलो 249, आराम से 2 लॉस, 129 हो गया। फिर ओपनिंग बैलेंस ये टेबल आपको बनाना एग्जाम में, फिर 129 का ओपनिंग बैलेंस आया। अब उसका लॉस था 5 लाख का, 5 लाख का 30% माइनॉरिटी का लॉस हुआ 1,50,000। अब अगर 150 इसको दे देंगे तो 129 जीरो से नीचे चला जाएगा, बिकॉज लॉसेस तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कम करता है, तो इसको 129 का लॉस देंगे और 21 का लॉस होल्डिंग बियर करेगा। और जैसे ही 129 का लॉस दिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स नील। अब इसको और लॉस नहीं मिलेगा और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, कब तक बोलो तो जब तक होल्डिंग अपना वाला वो लॉस रिकवर नहीं कर ले जो माइनॉरिटी का होल्डिंग ने बियर किया था। मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो उसके बाद वाले साल में फिर लॉस हुआ, लॉस 1,20,000 का था, लेकिन 1,20 का लॉस में उसको हम लोग 1 रुपया का भी लॉस नहीं दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नील बैलेंस में है, तो हम लोग उसको लॉस नहीं देंगे, नील ही रहेगा। पूरा 36,000, 1,20,000 का 36,000 होल्डिंग बियर कर लेगा। तो होल्डिंग ने अभी तक माइनॉरिटी के हिस्से का 57,000 का लॉस बियर किया, 21 + 36। जब भी प्रॉफिट होगा पहले हम लोग अपना 57 रिकवर करेंगे, तब तक 1 रुपया भी माइनॉरिटी को प्रॉफिट का नहीं देंगे। अब देखो नेक्स्ट ईयर में सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज, तो 50,000 का 30% 15,000 बनता है, हम लोग उसको 15,000 रुपया नहीं देंगे। देखिए नील नील नील, 15,000 हम लोग रिकवर कर लेंगे, माने पूरा 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। मेरा 70%, माइनॉरिटी का 15, मेरा 70% 35,000 और उसका 15,000, हम ही लोग 50,000 पूरा प्रॉफिट ले लेंगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट आया 1 लाख, माइनॉरिटी का हिस्सा होता 30,000, हम लोग 30,000 उसको नहीं देंगे, हम लोग ले लेंगे।
पूरा प्रॉफिट हम लोग ले लेंगे। तो अभी तक देखो हम लोग उसका 2 साल में 45 रिकवर कर लिए आउट ऑफ 57। तो अभी भी हम लोगों का 12,000 रुपया रिकवर करना बाकी है। अब देखो लास्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ सब्सिडरी कंपनी को 1,50,000, 1,50,000 का 30% होता 45,000। 45 में 12,000 हम लोग अपना ले लेंगे और माइनॉरिटी को 33,000 दे देंगे। तो तब तक माइनॉरिटी देखो नील चल रहा था, फिर उसको 33,000 दिए, तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 33,000 आ गया और हम लोग अपना 12,000 रिकवर कर लिए। तो इस तरह का एक टेबल बनाने बोला है और आपको बोला ईच ईयर का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल करके दिखाओ। आप देखो क्वेश्चन में बोला उन्होंने शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो गुडविल तो 244 एक बार निकल गया, दैट विल रिमेन गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट ईयर 249, 129, उसके बाद 4 बार नील और लास्ट में 33,000। तो ये लॉसेस ऑफ द सब्सिडरी जो माइनॉरिटी को दिया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन इसका है और ये आपने अभी देखा। ओके, आइए आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का। एक पॉइंट याद रखना, और मैंने कल भी बोला था लास्ट क्लास में कि जब होल्डिंग सब्सिडरी को एक्वायर करता है ना, तो सब्सिडरी कंपनी की सारी एसेट का फेयर वैल्यूएशन होता है, यानी एक तरह से रिवैल्यूएशन होता है। और ये जो गुडविल वगैरह निकलता है ना, सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी जो निकलता है ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसको नेट एसेट भी बोलते हैं, जिसके बेस पे गुडविल निकलता है, ये इसी फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे निकलता है। ये फर्स्ट क्लास में बोले थे, आज फिर से बोल रहा हूं। तो व्हेन ए पेरेंट एक्वायर स्टेक इन सब्सिडरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरीज आर फेयर वैल्यूड। द रिवैल्यूएशन, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर देना, दिस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इज टू बी इंक्लूडेड इन द इक्विटी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात याद रखो कि बाद में जब सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का, मतलब होल्डिंग करने के बाद का प्रॉफिट जब आप वर्कआउट करोगे, तो ये जो रिवैल्यूएशन की, अगर फिक्स्ड असेट्स के रिवैल्यूएशंस वगैरह हैं, तो उनका तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी नेक्स्ट ईयर में आएगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो 1/4 को हमने होल्डिंग बनाया और 1/4 को सब्सिडरी कंपनी का एक फिक्स्ड असेट को 100 से 120 में रिवैल्यू किया कर दिए, तो अगला बार डेप्रिसिएशन तो 120 पे लगेगा ना। तो अगर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त डेप्रिसिएशन 100 पे निकला हुआ है, तो 120 पे निकलना चाहिए। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने लिखा देख, वाइल फाइंडिंग द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब जिसको हम अपने P&L में डालेंगे, होल्डिंग अपने रिजर्व सरप्लस में डालेगा कंसोलिडेशन करते वक्त। वाइल फाइंडिंग द पोस्ट एक्विजिशन, मेरे एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट जिसको हम लोग रिजर्व सरप्लस में डालते हैं ऑफ द सब्सिडरी, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल whether the depreciation has been properly charged on the revalued figure or not। तो इस चीज को आपको मैं अभी कर करके दिखाऊंगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप अच्छे से देखो। तो अभी तक का जो डिस्कशन है उसके बेस पे हम लोग एक सम बनाएंगे। अगर ब्रॉडली बोले तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। 1, बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर। 2, losses reported by the subsidiary and minority interest cannot go below 0 and 3, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का स्टोरी। ठीक है, अब इस तीनों के बेस पे, ये बहुत बड़ा लेक्चर है तीनों मिला करके, इस तीनों के बेस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर छोड़ो मैं एक बार क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे का बात करेंगे। कम लेट अस चेक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड ड्रॉन अप टू 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। रिजर्व सरप्लस स्टूड एट 25,000। अच्छा, रिजर्व्स एंड P&L, सॉरी, रिजर्व्स एंड P&L स्टूड एट 25,000 एंड 15,000। रिजर्व को जनरल रिजर्व पकड़ लेना, तो जनरल रिजर्व में 25,000, PL में 15,000 का बैलेंस था रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स 80% स्टेक। और 80% स्टेक 1,420 को लिए हैं और 31,321 यानी एग्जैक्टली 1 साल बाद हमको कंसोलिडेशन करने बोला गया है। अब रिवैल्यूएशन का डिटेल देखो। मशीन जिसका बुक वैल्यू 1 लाख था, फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, ऑफ एस लिमिटेड वेर रिवैल्यूड एट 150 एंड 15,000। तो
क्योंकि 1/4 को ही हमने स्टेक खरीदा और 1/4 को ही रिवैल्यूएशन हुआ, तो झमेला नहीं है। अब ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, देखो मशीन रिवैल्यू हुआ 1 लाख का 1.5 लाख में, तो ये जो 50,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग मशीनरी को फेयर वैल्यू पे लेंगे नेट एसेट में, तो आप जरा फंडा देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहां पे करके। अब नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट एसेट एसेट माइनस लायबिलिटी को भी बोलते हैं और कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस को भी बोलते हैं। अब अगर इस एसेट को फेयर वैल्यू करके हम 50, अच्छा ये दोनों बराबर होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। अगर इसमें मैं कोई एसेट को 50,000 से बढ़ाऊंगा तो फिर इधर में मेरे को रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी तो 50,000 ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम यही वाला बात आपको बताते हैं कि भाई एसेट एंड लायबिलिटी को फेयर वैल्यूएशन पे लेना है। तो फेयर वैल्यूएशन पे अगर हम लेंगे और कोई एसेट का फेयर वैल्यू बढ़ेगा तो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो मेरे को उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं एसेट को इधर बढ़ा के लिख रहा हूं तो इधर मुझे रिजर्व्स को भी बढ़ा के लिखना पड़ेगा और गुडविल अकॉर्डिंगली ही निकलेगा। सिमिलरली एक फर्नीचर का बुक वैल्यू 20 था, उसको 15 में रिवैल्यू किया गया तो एक 5,000 रुपया का लॉस आया। फिर लिखा फॉर द दिस हैपेंड फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर, फर्स्ट डे में हो गया है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन में लिखा मशीनरी का 10% और फर्नीचर का 15% है। ये हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर सब्सिडरी ने डेप्रीसिएशन ठीक से कैलकुलेट किया या नहीं किया, विल चेक इट आउट। आगे शेयर कैपिटल दिया दोनों का, रिजर्व सरप्लस दिया दोनों का, ट्रेड पेएबल दिया दोनों का, नॉन करेंट एसेट दिया, करेंट एसेट दिया। एक सेकेंड, कितना में स्टेक खरीदा नहीं बताया? एक सेकेंड रुकना। एक मिनट रुको, नोट्स देखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना। बाकी तो सब ठीक है। मेरे को इस अदर नॉन करेंट एसेट में ये जो 4 नंबर पैराग्राफ है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है कि नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी में 80% स्टेक खरीदा है तो कुछ पेमेंट भी तो किया होगा ना। लेट मी चेक, नोट्स पढ़ने से पता चल जाएगा। ये रहा शेयर कैपिटल का डिटेल, ये जनरल रिजर्व का डिटेल। अब देखो होल्डिंग सब कंपनी का जनरल रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व अगर तुमको याद है तो शुरू में बोला था कि वो 25,000 है। देखो मैं एक बार आपको वापस से पढ़ के सुनाता हूं। ये देखो जनरल रिजर्व बोला था 25,000 और P&L बोला था 15,000 है, दिखाई दे रहा है? तो ये 25 और 15,000 जो है उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपम एक बार पॉज करो, आओ उसका नोट्स ऑन अकाउंट देखते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखो, हाँ अब इसका 75,000 75,000 जनरल रिजर्व 1 साल बाद बन गया। तो 25,000 से स्टार्ट किए, 1 साल बाद अगर 75 बन गया तो 50,000 इज द करेंट ईयर जनरल रिजर्व एडिशन बाय द सब्सिडरी कंपनी। तो वो तो होल्डिंग कंपनी तो उसका हिस्सा लेगा ना जी 80%। तो जब आप होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे तो ये जो माने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए तो इस 50,000 का 80% हम लोगों को लेना होगा। और ये एक फुल फ्लेजेड सम है जिसमें ना आपको सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। सिमिलरली P&L में देखो 15,000 का प्रॉफिट था, 1 साल बाद 25,000 का P&L बैलेंस बना तो करेंट ईयर में 10,000 रुपए का प्रॉफिट और ऐड हुआ। इसको होल्डिंग और माइनॉरिटी में 80-20 करके बांटना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट्स इफ दे आर देयर। अब इधर देखिए मशीनरी फर्नीचर ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ये 440 और ये 150 है। और ये देखिए शेयर इन एस लिमिटेड हमने 80% स्टेक खरीदा 1,60,000 रुपीज में। तो यही मेरे को ब्रेकअप देखना था। ये हमारे गुडविल कैलकुलेशन में आएगा। ये तो अदर इन्वेस्टमेंट है 440 और 150, ये तो बैलेंस शीट में जब लाइन बाय लाइन एडिशन करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। लेकिन होल्डिंग में जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, आपने देखा है पिछले क्लास में कैसे हम लोग गुडविल कैलकुलेशन में उसको यूज करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन खत्म होता है। अब मेरे को 1-2 बात आपको बोलना है। पहला बात, अगर आप मशीनरी को देखेंगे और फर्नीचर को देखेंगे सब्सिडरी कंपनी का, तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था
और आज क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है। दैट क्लियरली मीन्स कि 10% का डिप्रिसिएशन जो रेट उन्होंने दिया था उसके हिसाब से उन्होंने 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। लेकिन मशीन जो रिवैल्यू हुआ था 1,50,000 में, इसका इंपैक्ट और डिप्रिसिएशन इस एक्स्ट्रा 50,000 पे अभी तक चार्ज नहीं किया गया। तो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट का फिगर हम लोगों ने देखा था यहां पे, जो 10,000 रुपीज का जो 25 माइनस 15 करके लाए थे, इसमें डिप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट होना बाकी है क्योंकि इन्होंने डिप्रिसिएशन ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। मैंने नोट्स में आपको बोला था कि भाई गुडविल कैलकुलेशन तो हो जाता है, बट सब्सिडरी का करंट ईयर का प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन ठीक से चार्ज हुआ या नहीं हुआ वो स्टूडेंट को देखना पड़ता है। और हमने देखा कि इन्होंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। और कैसे नहीं किया? 1 लाख था उसको 90 बना दिया 10% के हिसाब से। रिवैल्यूएशन का जो 150 हुआ था उसका जो 50,000 इंक्रीज इन दी फिक्स्ड एसेट हुआ था उसका डिप्रिसिएशन तो अभी भी चार्ज होना बाकी है। सेम चीज देखो फर्नीचर के साथ हुआ। 20,000 रुपया का ओपनिंग बैलेंस था, 15% का डिप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज किया और आज 17,000 है। देख रहे हो? तो अब क्या क्या फर्क पड़ा? इनको जो 15,000 इसको जो रिवैल्यू करके बना दिया था, तो 5,000 रुपया का जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया इनसे। नहीं समझे भाई? 20 पे चार्ज कर दिया हो तो 15,000 पे चार्ज करना चाहिए था ना। रिवैल्यूड फिगर पे चार्ज होता है डिप्रिसिएशन। तो आपने इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो डिप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूड फिगर पे चार्ज होता है। तो 5,000 पे इन्होंने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है जो हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट गिरा दिया है। 20 पे 15% डिप्रिसिएशन उन्होंने 3,000 चार्ज कर दिया है, जबकि 15,000 का 15% 2250 चार्ज होना चाहिए था। तो 750 का डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है। सिमिलरली अगर यहां पे देखें मशीन में तो 50,000 रुपया पे 10%, 5,000 का डिप्रिसिएशन अभी चार्ज होना बाकी है क्योंकि कम डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीन में, ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया फर्नीचर में। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं कंसोलिडेशन में, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सो नाउ कंसोलिडेशन स्टार्ट्स हियर। सबसे पहले आप एक बड़ा सम जब बनाते हो इस तरह का, आप सबसे पहले कॉपी में डेट ऑफ एक्विजिशन लिख देना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग लिख देना सॉल्यूशन शीट में। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको सब्सिडरी कंपनी का नेट असेट चाहिए। और ध्यान रखो इस बार नेट असेट रिवैल्यूड फिगर पे निकलेगा। और हमारे पास बैलेंस शीट में असेट साइड का डिटेल नहीं है 1420 का, हमारे पास 1420 का कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। तो उसमें अगर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सरप्लस और जोड़ देंगे तो मेरा नेट असेट विल कम एट रिवैल्यूड फिगर्स। आओ दिखाते हैं कैसे करते हैं। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख था, जनरल रिजर्व 25,000 था, P&L 15,000 था। मशीन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 ऐड कर देंगे, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन लॉस 5,000 अगर हम लेस कर देंगे तो ये जो नेट असेट आएगा, ये जो नेट असेट आएगा वो 1,85,000 आ जाएगा। इसी को आप इक्विटी बोलोगे। यहां पे हम लोगों ने इक्विटी को लायबिलिटी साइड से कंप्यूट किया, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी। ये असेट साइड से भी कंप्यूट होने का होता अगर हमारे पास मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन 1420 का सारा डिटेल देता। हमारे पास मशीन और फर्नीचर का डिटेल है 1420 का, पर बाकी असेट लायबिलिटी का डिटेल नहीं है, तो हम लायबिलिटी साइड से निकालेंगे। लेकिन जब असेट साइड का डिटेल देगा तो हम असेट साइड से भी निकाल लेंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, दैट्स इट। अब इस 1,85,000 का 80% हमने खरीदा। ये देखो गुडविल कैलकुलेशन विच इज माय सेकंड स्टेप। 1,85,000 का 80% इज 148। इसके लिए हमने पेमेंट किया 1,60,000 इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से आता है, माइनस किए तो गुडविल निकल गया 12,000। ये गुडविल हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब आया सब्सिडरी कंपनी का करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व अगर देखोगे, जनरल रिजर्व तो करेंट ईयर का जनरल रिजर्व 50,000 आपने देखा था, 75 माइनस 25। और करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने 10,000 रुपया निकाला था। मैं आपको दिखाऊं वापस से कि याद है, गुड। लेकिन ये 10,000 रुपया रॉन्ग था। रॉन्ग कैसे था? इसमें डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना बाकी था। डिप्रिसिएशन उन्होंने ओरिजिनल फिगर पे ही चार्ज करके रखा था। साफ दिख रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी में आज भी मशीनरी 90,000 है, आज भी फर्नीचर 17,000 है, जबकि मशीनरी को 1,50,000,
-10% डिप्रीसिएशन 1,35,000 होना चाहिए। तो ये हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? डिप्रीसिएशन एक्स्ट्रा 5,000 माइनस करके, डिप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड, और डिप्रीसिएशन ओवर चार्ज ऑन फर्नीचर 750। तो ये 5,000 डिप्रीसिएशन प्रॉफिट को गिरा देगा, ये 750 ओवर चार्ज था, हम ठीक कर दिए, प्रॉफिट को बढ़ा देगा। फाइनल रेक्टिफाइड प्रॉफिट आया सब्सिडरी कंपनी का 5,750। इसका 80% मेरा है, 20% माइनॉरिटी का है। तो 5,750 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो दैट कम्स 1150। ये 1150 माइनॉरिटीज को मिलेगा, और 5,750 का 80% 4600 ये होल्डिंग के P&L में जाकर के ऐड हो जाएगा 4600। आइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखते हैं। तो ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा। ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग इक्विटी से निकलता है। तो ओपनिंग इक्विटी से ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल ली। सब्सिडरी का इक्विटी 185 था, उसका 20% माइनॉरिटी का है, तो 185 का 20% इज 37। फिर करंट ईयर में जो जनरल रिजर्व का 50,000 था, करंट ईयर में उन्होंने जो जनरल रिजर्व कमाया था सब्सिडरी ने, उसका 20% माइनॉरिटी को मिला, और P&L का 5,750 का 20% माइनॉरिटी को मिला। अब क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 48,150। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे और नॉन करेंट लायबिलिटी के ऊपर में दिखाएंगे। तो ये 4 कैलकुलेशन आपने क्या कैलकुलेशन देखा। सबसे पहले हम सब्सिडरी कंपनी का नेट असेट निकाले ऑन द फर्स्ट डेट, गुडविल कैलकुलेट किए, सब्सिडरी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट निकाले, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस निकाले। अब देखिए कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि आखिरी वर्किंग नोट है। इसमें होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट जितना है वो ले लिए। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में 2 लाख और 1 लाख दिया हुआ है रिजर्व सरप्लस, और सब्सिडरी ने मेरे होल्डिंग करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया उसको हम ऐड करेंगे। इससे डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाता है। तो सब्सिडरी ने 50,000 का जनरल रिजर्व कमाया था, उसका 80% हम 40 ऐड कर दिए। P&L में 5,750 का 80% 4600 ऐड कर दिए। तो ये 240 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया जनरल रिजर्व का बैलेंस, और 1,04,600 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। तो ये बेसिक प्रोसीजर है मुन्ना कंसोलिडेशन करने का। फर्स्ट क्लास में पहला छोटा एग्जांपल था, सेकंड क्लास में थोड़ा बड़ा एग्जांपल विद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैसे बना देखा। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में मैंने क्या क्या बात बोला था, कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कैपिटल होल्डिंग कंपनी का 6 लाख। अच्छा, रिजर्व सरप्लस देखे थे ना, 2 लाख और 1 लाख होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट था जीआर और पीएल में, और सब्सिडरी से जो प्रॉफिट मिला वो हम लोग ऐड किए थे ना वर्किंग नोट में आगे। तो बैलेंस शीट में वापस चलते हैं, कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेंगे। ले लिए कैपिटल होल्डिंग कंपनी का। रिजर्व सरप्लस कंसोलिडेटेड वाला लेंगे, जिसमें होल्डिंग का अपना भी रिजर्व आ गया, और सब्सिडरी से जो उसको मिला पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वाला, होल्डिंग करने के बाद जो सब्सिडरी ने होल्डिंग के लिए कमाया वो यहां पे ले लेंगे। तो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस 240 + 104 344,600 चला गया नॉर्मल बैलेंस शीट। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला था, यहां लिख दिए। ये होने के बाद असेट एंड लायबिलिटी का लाइन बाय लाइन एडिशन होता है। तो आप अगर करेंट लायबिलिटी देखोगे तो 2,07,000 है। दोनों का अलग अलग मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन, कैपिटल मैंने बताया होल्डिंग का आता है, रिजर्व सरप्लस कंसोलिडेटेड वाला आता है। ये देखिए ट्रेड पेएबल 1,50,000 मेरा, 57,000 उसका, मिला करके असेट एंड लायबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड करना पड़ता है। तो 150 + 57 2,07,000। आइए बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो दिस इज 2,07,000 टोटल ऐड कर दिए। वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइन बाय लाइन एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो सब्सिडरी कंपनी का मशीन रेक्टिफाई करना है। वो 90,000 लिखा हुआ है, उसको 135 होना पड़ेगा। 1,50,000 माइनस 10%। ओके, फर्नीचर भी उनका 17,000 लिखा हुआ, जबकि 15,000 माइनस 15% होगा।
जो कि 12750 आएगा। तो उनका मशीन और उनका फर्नीचर सब्सिडरी कंपनी का रॉन्गली रिटन है, ठीक है। और मैं इसको रेक्टिफाई करके फाइनल फिगर आपको पहले दिखा दूं। ये देखो, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड मेरा मशीनरी 3 लाख, उसका मशीनरी 135 क्लियर है ना, दोनों मिला दिए तो 435। मेरा फर्नीचर 150 और उसका फर्नीचर 12750, 15,000 माइनस 15%, 12750, तो हो गया 435 मशीन और 162,750 फर्नीचर का। अगर दोनों को ऐड कर दें 435 प्लस 162,750 तो 597,750 आ गया। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। ये देखिए 435 और 162,750, 597,750 आ गया। गुडविल एज इट इज लिख देना है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बाकी जो इन्वेस्टमेंट बच गया था, इसका शायद 440 बच गया था, उसका शायद 150 बच गया था, वो था ना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट्स ऑन अकाउंट्स में, तो 440 और 150 ऐड कर दिया तो 590 एंड द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गेट्स टैलिड इन दिस फैशन। तो ये जो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर है, क्या क्या किए बोलो। सबसे पहले हम इक्विटी निकाले सब्सिडरी का ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम निकाले गुडविल, फिर हम निकाले ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर हम निकाले सब्सिडरी का करेंट ईयर का प्रॉफिट्स, वो अगर रॉन्ग है तो रेक्टिफाई किए, फिर हम होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट के माइनॉरिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकाले और कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस निकाले, फिर बैलेंस शीट जोड़ दिए। और ये पूरा डिस्कशन लास्ट क्लास में लास्ट सम में भी किए थे, तो आपके सामने अभी इस सम में भी कर दिए। अब देखो ये जो पैटर्न है ना सम को सॉल्व करने का, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाइज तो देख बहुत सुंदर है, लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है इसी सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी जो आपको जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट करना बताया वो रॉन्ग है या वो नहीं करना है, ये हम नहीं बोल रहे, बट आपके पास एक ऑप्शन है, आप एक और तरीके से सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने बोला ऑल्टरनेटिवली वी कैन प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर ऑल्सो, और ये रिक्वेस्ट है खाली मेरा कि आइंदा आप कोशिश करो और जितने भी क्लास वर्क वगैरह में आप सम रिवाइज करोगे इंस्टीट्यूट के सम्स वगैरह को, इसी मैनर से बनाने की कोशिश करो। आइए मैनर डिस्कस करते हैं। फिगर्स वही है, डोंट वरी। हम लोग सबसे पहले एक वर्किंग बनाएंगे जिसका नाम होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम सब्सिडरी कंपनी की प्रॉफिट को पुराना और नया में सेग्रीगेट करेंगे। पुराना मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, नया मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 2 हिस्सा करेंगे, P&L और जनरल रिजर्व, लेकिन प्री एक्विजिशन में दोनों एक ही कॉलम में रखेंगे, क्योंकि प्री एक्विजिशन का पुराना पूरा प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन में यूज होता है, वो पुराना है, वो इक्विटी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा होता है, तो उसको एक कॉलम में डाल देंगे। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन का PLGR का अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। तो अब इसको एक तो बात आपको बोल दूं यहां पे, इसमें एक चीज याद रखना, अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में GR है और PL है, इजी कर रहा हूं बच्चों के लिए, तो 2 रिजर्व है तो यहां 3 कॉलम बनेगा। इफ इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी देयर आर 2 रिजर्व 3 कॉलम्स, 3 रिजर्व बनेगा 4 कॉलम बनेगा। अगर सब्सिडरी में 3 रिजर्व रहा 4 कॉलम बनेगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 1 कॉलम और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के सारे नाम के साथ के कॉलम्स, जैसा नाम है वैसा कॉलम। अब देखो लिखते कैसे, इसमें लिखने का तरीका देखो। बैलेंस इन दी जनरल रिजर्व ऑन 1420 25,000 पुराना है, इधर रख दिए। करेंट ईयर जनरल रिजर्व 50,000, सेम फिगर 75 को ब्रेकअप कर दिए। बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1420 15,000, करेंट ईयर प्रॉफिट लॉस 10,000, ये 25 माइनस 15,000 करके निकाले, और ये 75,000 माइनस 25,000 करके निकाल दिए। तो ये जनरल रिजर्व का ब्रेकअप हो गया, PL का ब्रेकअप हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ मशीन में, पुराना प्रॉफिट है क्योंकि रिवैल्यू 1420 को हो गया था,
तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में लिया जाता है इफ द रिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट डेट। अगर बाद में कभी रिवैल्यूएशन हुआ कंसोलिडेशन के बाद में, होल्डिंग करने के बाद में, तो पोस्ट एक्विजिशन में भी लिया जा सकता है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने प्री में लिख दिया, उसका डेप्रीसिएशन मैंने पोस्ट प्रॉफिट से माइनस कर दिया क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन एडजस्ट किया हुआ नहीं था। रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ फर्नीचर लिखा, उसका डेप्रीसिएशन क्योंकि ओवरचार्ज था, पोस्ट प्रॉफिट को मैंने बढ़ा दिया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को प्री प्रॉफिट में लिखना है, प्री कॉलम में, और उसका डेप्रीसिएशन को पोस्ट कॉलम में लिखना है केयरफुली। अब आप देखो टोटल अगर मैं इस कॉलम को ऐड करूं प्री प्रॉफिट वाला तो 85,000, पोस्ट वाला 5750, पोस्ट वाला 50,000। सर अब क्या करना है? इसका 80% होल्डिंग का है, 20% माइनॉरिटी का है, तो इस 85,000 का 20/80 20/80 20/80 कर दिए। अब क्या होगा? ये कंप्लीट हुआ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं रिवाइज करने के हिसाब से बोलूं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस को, रिजर्व सरप्लस का सारा आइटम को डिवाइड करते हैं बिटवीन पुराना एंड नया, प्री एंड पोस्ट। फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं अगर कोई मिस्टेक है तो। अगर रिवैल्यूएशन एडेड नहीं है तो वो करते हैं प्री में, और अगर डेप्रीसिएशन ठीक से कैलकुलेट किया हुआ नहीं है तो पोस्ट में उसको एडजस्ट करते हैं। फाइनल आ गया, उसको 20/80 करके होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट देते हैं। फिर गुडविल कैलकुलेशन होगा। गुडविल का प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट रहा, शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल 1 लाख थी, उसका 80% हमारा शेयर है, यहां लिख दिए, और शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यहां से लाएंगे। ये देख एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से कॉपी करके लाएंगे। तो अगर आप बुद्धि लगाओगे तो देख सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल 1 लाख था और उसका प्रॉफिट 85,000 था पुराना, तो उसका इक्विटी 1,85,000 था, जो आप पिछले इसी एग्जांपल को दूसरा स्टाइल से जब बना रहे थे, बेसिक स्टाइल से, तो वो 185 नहीं आया था, और 185 का ही तो 80% 148 था। खाली प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है। अभी डेफिनेटली आप बोलोगे मेरे को पुराना वाला प्रेजेंटेशन ही अच्छा लग रहा है, बट इसका प्रैक्टिस करो, ये बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छा है और बहुत लॉजिकली इससे आंसर आता है। इसको ये इजी तरीका है, इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ है। तो आप क्या करना है, फिर से बोलो। गुडविल के लिए आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल का 80%, और प्री प्रॉफिट आप ऑलरेडी सब्सिडरी से जो होल्डिंग को मिलने वाला है वो यहां पे लिखोगे और गुडविल निकल जाएगा 12,000। अब आप निकालोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी को क्या क्या चीज का हिस्सा देंगे? कैपिटल का, प्री प्रॉफिट का, पोस्ट प्रॉफिट का, पोस्ट रिजर्व का। कैपिटल में 1 लाख का 20% 20,000 मिल गया। हम लोग 80,000 लिए थे गुडविल निकालने में अपना। और ये जो 3 प्रॉफिट है 17,000, 1150 और 10,000, जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर आया था, वो तीनों फिगर यहां से कॉपी कर लेंगे। ये चला गया 20,000, 17, 1150, 10,000, 48,150। याद होगा पुराने तरीके से भी 48,150 आया था, खाली तरीका ही तो अलग था। अब हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेम तरीके से बनेगा, होल्डिंग कंपनी का पुराना प्रॉफिट, सब्सिडरी से जो मिला उसको वो प्रॉफिट। सब्सिडरी से जो ये प्रॉफिट, ये होल्डिंग कंपनी का पुराना प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट 2 लाख 1 लाख, और ये 40,000 और 4600 जो है, ये जब हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाए थे, ये देखो 4600, ये देखो 40,000। तो अगर इस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को हम एक बार देखते हैं, तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में फाइनली हमको जब सारा प्रॉफिट हम डिवाइड कर दिए तो मेरे पास 6 फिगर आया। माइनॉरिटी का 3 फिगर 1 2 3, होल्डिंग का 3 फिगर 1 2 3। माइनॉरिटी का फिगर तीनों माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला गया। होल्डिंग को जो मिला था पुराना प्रॉफिट चला गया गुडविल में, नया प्रॉफिट आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो याद रखो, होल्डिंग कंपनी का वो हिस्सा जो सब्सिडरी के पुराने प्रॉफिट का है वो गुडविल कैलकुलेशन में खत्म होता है, और सब्सिडरी ने वो प्रॉफिट जो कमाया होल्डिंग के लिए, होल्डिंग बनने के बाद वो होल्डिंग अपने रिजर्व सरप्लस में ऐड करता है, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस बन के सामने आता है। तो ये तरीके से अगर सारा वर्किंग हो जाएगा
तो उसके बाद सारा बैलेंस शीट नॉर्मल बना देना। भाई ये 12,000 गुडविल में चला गया, ये 48,150 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर है, ये दोनों रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिगर है, कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेना ही है और बाकी असेट एंड लायबिलिटी को लाइन बाय लाइन एडिशन बनाना है करके। तो वो पूरा बैलेंस शीट एज इट इज जो पिछला वाला बनाए थे ये वाला, वो सेम बैलेंस शीट यहाँ पे वापस से प्रेजेंट हो जाएगा। बिकॉज बैलेंस शीट में तो 1 सेंटीमीटर का भी चेंज नहीं होगा, कैपिटल वही है, रिजर्व सरप्लस देख लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम है, गुडविल ये रहा, बाकी असेट लायबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन करके आ जाएगा। जो नया तरीका से आपको सम प्रेजेंट करना सिखाए, एक बार उसको वापस से देखो। मैंने बोला ऑल्टरनेटिवली वी कैन प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर। क्या है ये मैनर, देख लो। पहले बनाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, सब्सिडरी के प्री पोस्ट प्रॉफिट को अलग करेंगे, टोटल रिजर्व सरप्लस को प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे, मिस्टेक वगैरह हुआ तो ठीक करेंगे, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं सेम चीज को। उसके बाद उस प्रॉफिट को होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में डिवाइड कर देंगे, फिर गुडविल निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल का अपना हिस्सा यहां लिखेंगे और ये पोस्ट प्री प्रॉफिट यहां ले आएंगे। गुडविल कैलकुलेशन कंप्लीट। माइनॉरिटी को ये तीनों प्रॉफिट दे देंगे, तीनों प्रॉफिट दे दिए, कैपिटल का हिस्सा दे दिए, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग का अपना प्रॉफिट और सब्सिडरी से होल्डिंग को जो ये 2 प्रॉफिट मिला वो ले लेंगे। बैलेंस शीट विल बी एज यूजुअल। तो ये तरीका है बच्चों, एक ढंग का अगर कंसोलिडेशन का सम आता है तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, मैंने आपके सामने इसको रखा। अब आइए 2-3 चीजें और डिस्कस करते हैं। वन इज मिड ईयर एक्विजिशन। अगर मान लो यही वाला एग्जाम्पल जो हम लोग अभी बना रहे थे, यहां पे अगर होल्डिंग कंपनी 1/4/20 को होल्डिंग नहीं बन के अगर 1/10/20 को होल्डिंग बना होता और बाकी सारा डेटा सेम होता और रिवैल्यूएशन मिड ईयर में 1,50,000 हुआ होता मशीन का, बाकी सारा डेटा सेम है, रिवैल्यूएशन का फिगर भी सेम है 1,50,000 मशीन का, पर मिड ईयर एक्विजिशन है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि अगर मिड ईयर एक्विजिशन है 1/10/20 को हम होल्डिंग बनाए हैं, तो सब्सिडरी कंपनी का जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है, जैसे जनरल रिजर्व था 50,000, याद है, करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 10,000, उसको भी तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ। सर क्यों? बिकॉज 1/10 के बाद ही तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड चालू होगा, 1/10 के पहले का पीरियड तो प्री एक्विजिशन ही होगा ना, तो करेंट ईयर का भी तो 2 हिस्सा होगा, प्री और पोस्ट का 2 हिस्सा बनेगा ना करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो मैंने लिखा देख, द करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्री पार्ट, पोस्ट पार्ट। अगर कुछ नहीं बोला तो देन इट शुड बी टेकन एज इक्वल इफ दे आर इक्वल हाफ। अगर 3 महीना 9 महीना है तो सब्सिडरी कंपनी की करंट ईयर की प्रॉफिट को 3:9 में डिवाइड करेंगे। बाकी तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आइए मेन बात, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। आइए मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। मान लो मशीनरी 1 लाख था, डिप्रीसिएशन 10% था, मिड ईयर में 1,50,000 में रिवैल्यू किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम बेटा? आपको पहले 1 लाख रुपया जो 1/4/20 का फिगर है, इसको 1/10/20 तक ले जाना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट को, बैलेंस शीट वैल्यू को। और 1/4/20 को जो 1 लाख है, 1/4/20 को तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, मिड ईयर एक्विजिशन हुआ, तो मिड ईयर रिवैल्यूएशन हुआ। तो आप 1 लाख को 10% के हिसाब से 6 महीना का 5% माइनस करोगे तो WDV 95,000 आएगा। ये मशीनरी का WDV है 110 का। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 50,000 इट विल बिकम 55,000, बिकॉज आप 1 लाख को 1.5 लाख में रिवैल्यू नहीं किए, 95,000 को 1.5 लाख में रिवैल्यू किए, बिकॉज होल्डिंग मिडिल ईयर में हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग बात है।
सिमिलरली डेप्रीसिएशन भी आखिरी 6 महीना का पोस्ट में एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेप्रीसिएशन कितना मारा, 1 लाख पे 10%, 10,000 मारा, और डेप्रीसिएशन होना कितना चाहिए, 1 लाख पे 6 महीना का होना चाहिए और 1.5 लाख पे 6 महीना का होना चाहिए। तो 1 लाख पे 6 महीना का डेप्रीसिएशन हुआ 5,000, 5% के हिसाब से, और 1.5 लाख पे हुआ 7,500। तो टोटल डेप्रीसिएशन हुआ 12,500, जबकि आपने 10,000 ही मारा हुआ है। तो 2,500 इज योर डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड। तो सर सीधा बोलिए ना, वो जो ऊपर में 50,000 पे 10% निकाले थे, वो 50,000 पे अभी 5% निकाल लेंगे, राइट है। लेकिन तरीका यही है समझने का अच्छे से। तो ये केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक बार बोर्ड पे आपको दिखाता हूं फिर से कि इफ रिवैल्यूएशन इज देयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। पहले द WDV शुड बी कंप्यूटेड एज ऑन द एक्विजिशन डेट विच इज नॉट 1 लाख विच इज 95,000 फॉर मशीन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड देयर आफ्टर एंड डेप्रीसिएशन भी 6 मंथ का लेना है। तो अगर मिड ईयर एक्विजिशन हुआ तो 2 बात याद रखना, सब्सिडरी कंपनी की करेंट ईयर की प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, प्री एंड पोस्ट, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को केयरफुली कैलकुलेट करना है, और डेप्रीसिएशन आखिरी 6 मंथ का खाली एडजस्ट करना है अगर वो लोग ढंग से एडजस्ट नहीं किया है तो। सो विद दिस हम लोग आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं यहां पे। बाकी बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।